नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कक्षा 12 के विद्यार्थियों का चैप्टर पढ़ने शुरू कर रखा है और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो मुख्य रूप से भू संसाधन व कृषि। भू संसाधन व कृषि की चर्चा अपन कर रहे हैं। अभी शुरू करते हैं। तो भू संसाधन और कृषि जो है उसका पार्ट 3 अपन देखेंगे आज। भारत लोग और अर्थव्यवस्था जो बुक है उसका तीसरा चैप्टर अपन यहां देख रहे हैं। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए और संपूर्ण तैयारी आप कर सके। शुरू करते हैं आज की क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ कि जब नाव ही जल में मोड़ दी, समुद्र में छोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, फिर धार क्या मझधार क्या। यदि अपने तय कर लिया कि जिंदगी में कुछ बनना है, सफल होना है, तो कड़ी मेहनत करनी है। चाहे कितनी ही विकट परिस्थितियां, कितनी भी प्रकार के तूफानों का सामना हमें क्यों ना करना पड़े, लेकिन अपन अवश्य आगे बढ़ेंगे और मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य, अपने मिशन को प्राप्त करेंगे। तो इन्हीं भावों के साथ में शुरू करते हैं आज का चैप्टर, पार्ट 3 भू संसाधन एवं कृषि, प्रश्न नंबर 37। कैसे लिखेंगे इसको कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर बाजरा बोया जाता है। अब बाजरा मुख्य रूप से आपको पता है किस तरह की फसल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है, कम पानी की आवश्यकता होती है और मुख्य रूप से जो रेतीली मिट्टी, जो शुष्क मिट्टी है, उसमें आसानी से अच्छी मात्रा में होता है। तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 5.2% भाग पर बाजरा बोया जाता है। भारत के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी जो भाग है, मुख्य रूप से जो राज्य है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, ये बाजरे के लिए महत्वपूर्ण स्टेट है। तो अगला प्रश्न यहां से पूछा जाएगा कि भारत के किन राज्यों में बाजरे का उत्पादन होता है। तो बाजरा उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है, ठीक है। और मुख्य रूप से भारत के उष्ण शुष्क जलवायु किस भाग में है, तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम भाग में है। तो मुख्य उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के अंदर मुख्य रूप से ये बाजरे की फसल है जो प्राप्ति की जाती है। यदि मानचित्र का अपन अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से बाजरे के लिए ये वाला क्षेत्र, जैसे गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, राजस्थान आ गया, हरियाणा आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया और कुछ भाग, तो ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो भाग मुख्य रूप से है, इसमें बाजरे की फसल जो है बोई जाती है और उत्पादकता इस भाग में भी सर्वाधिक ही है, क्योंकि बाजरे की फसल के लिए उत्तम जलवायु और मिट्टी है, इसी भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39 रहेगा। किस प्रकार का प्रश्न होगा? भारत के किन राज्यों में मक्का, अब मक्के की बात कर ली गई है मोटे अनाजों के अंदर, खाद्यान्न के अंदर, तो इसमें अपन क्या लिखेंगे? मक्का एक अर्ध शुष्क जलवायु, बाजरा शुष्क जलवायु, मक्का अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है, ठीक है। भारत में मक्के का उत्पादन उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर सभी भागों में, उत्तर शीत भाग है मुख्य रूप से और पहाड़ी क्षेत्र है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को अपन छोड़ दें तो शेष संपूर्ण भारत में मक्के का उत्पादन होता है। स्टेट कौन कौन से है? तो मुख्य उत्पादक राज्यों में देखिए कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मुख्य मक्का उत्पादक राज्य है, ठीक है। अब इन भागों में मुख्य रूप से मक्के की कृषि होती है और उत्पादकता भी अधिक पाई जाती है। कर्नाटक जो स्टेट है दक्षिण भारत का, यहाँ और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट है, यहाँ की पहाड़ी ढलानों जो भूमि पाई जाती है, क्योंकि मक्के की फसल के लिए जल ठहराव नहीं होना चाहिए, जल का निश्चित प्रवाह बना रहना चाहिए। तो लाल, मुख्य रूप से लाल जो काली मिट्टी है, मिक्स मिट्टी, वो मक्के की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इन स्टेट में अच्छी कंडीशंस कहें या अच्छी भौगोलिक दशाएं कहें, मक्के की फसल के लिए पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि दालों में कौन सा पोषक तत्व भरपूर है? तो दाल के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन है। तो जो लोग शाकाहारी है, शाकाहारी लोगों के मुख्य रूप से प्रोटीन का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है, वो क्या है? दाल।
तो ऐसे लोग मुख्य रूप से शाकाहारी लोग हैं और दालों का अधिक सेवन करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर दाल बोई जाती है? तो दाल मुख्य रूप से देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 11% भाग पर बोई जाती है, क्योंकि अपन ने देखा है कि जो खाद्यान्न है उसमें दो चीज आई थी, एक तो अनाज, एक दाल। ये दोनों खाद्यान्न में शामिल है, दाल भी खाने का मुख्य भाग है और अनाज भी खाने का मुख्य भाग है ना। तो दोनों चीजों को मुख्य रूप से किसमें शामिल किया था? खाद्यान्न में शामिल किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है चना किस जलवायु का पौधा है? तो प्रमुख दाल अपन यहां देखेंगे तो चना प्रमुख दाल है भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो यह उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। उष्ण, उष्ण के बाद में उपोष्ण है, यानी उष्ण कटिबंधीय के प्रदेश के उप प्रदेशों में मुख्य रूप से क्या बोया जाता है? चना बोया जाता है। रबी की फसल किस फसल का है? रबी। ठीक है ना। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चने की फसल बोई जाती है? तो कुल बोए गए क्षेत्र जो है उसके 2.8% भाग पर चना है वो बोया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, अगला प्रश्न, देश के किस भाग पर चना बोया जाता है, यानी कौन सा क्षेत्र भारत का है जिसमें चने की खेती होती है? तो उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भाग है ना। उत्तर पश्चिम, मध्य और पश्चिमी भाग जो है मुख्य रूप से यहाँ रबी की ऋतु में, क्योंकि रबी की ऋतु जो मुख्य रूप से है उत्तर भारत में ही देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में रबी की ऋतु का अभाव होता है, क्योंकि शीतकाल दक्षिण भारत जो है उसमें नहीं होता है ना। औसत तापमान लगभग 26 से 30 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो रबी की फसल मुख्य रूप से होती है वो उत्तर भारत में ही देखने को मिलती है। दक्षिणी भारत में खरीफ की फसलें मुख्य रूप से वर्ष में 3 बार भी प्राप्त कर ली जाती है, यथा चावल। ठीक, आगे देखिए, भारत के किन राज्यों में चना, अब राज्य पूछ लिए तो अपन ने देखा है कि मुख्य रूप से पश्चिम, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का एरिया, तो उसमें देखो अपन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान ऐसे क्षेत्र है जहां पर चने की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, अब इसको मानचित्र में अपन दिखाएंगे तो किस प्रकार से अपन इसको कहां कहां मुख्य रूप से है, तो आपको उत्तर प्रदेश में चले जाना है, तेलंगाना में चले जाना है, आंध्र प्रदेश में चले जाना है। ठीक है ना, यहां महाराष्ट्र में चले जाना है, उत्तर प्रदेश आ गया और मध्य प्रदेश आ गया यहाँ पर, यहाँ राजस्थान आ गया। ठीक है, इस प्रकार से अपन आसानी से इन क्षेत्रों को अपन यदि दर्शा देंगे मानचित्र में तो ये चने के प्रमुख क्षेत्र या स्टेट जो है आ जाएंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, अरहर को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? तो अरहर मुख्य दाल है और मुख्य रूप से इसको किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको तुर भी कहते हैं, लाल चना भी कहते हैं और पिजन पी भी कहते हैं। 3 नाम इसके यहां दिए हैं, अरहर, तुर, लाल चना और पिजन पी, है ना। इन नामों से मुख्य रूप से अरहर को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के किन राज्यों में अरहर का उत्पादन होता है? तो अरहर दाल जो है उसका उत्पादन भारत के किन राज्यों में होता है? तो देश के कुल अरहर का उत्पादन का 1/3 उत्पादन, अरहर के कुल उत्पादन का 1/3 उत्पादन अकेला महाराष्ट्र स्टेट करता है। तो सबसे अधिक अरहर कहां होती है? महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट है जहां पे अरहर की खेती मुख्य रूप से की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न देखो, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन बोया जाता है? तो तिलहन फसलें मुख्य रूप से कुल बोए गए क्षेत्र के कितने परसेंट भाग पे? 14%। दाल 11% पे था, तिलहन 14% भाग पे है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत विश्व की कितनी मूंगफली का उत्पादन करता है? तो तिलहनों में मूंगफली की चर्चा अपन करें तो 18.8% मूंगफली भारत उत्पादन करता है संपूर्ण विश्व का, रिपोर्ट 2018 के अनुसार, है ना। आंकड़े कब के? 2018 के। अगला प्रश्न देखो यहां क्या बनता है कि देश के किन राज्यों में मूंगफली बोई जाती है?
तो राज्य पूछ लिए तो देश के शस्य स्तर के 3.6% भाग पर मूंगफली मुख्य रूप से साथियों बोई जाती है। कितने परसेंट भाग पर? 3.6% भाग पर। इसकी खेती गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। तो स्टेट मूंगफली, मक्का, अरहर, है ना, इन भागों में मुख्य रूप से जो इन फसलों के जो क्षेत्र है लगभग यही आ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, एक महाराष्ट्र आ रहा है, ठीक है। लेकिन मूंगफली के अंदर मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश स्टेट है जहां पे मूंगफली है उसका उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखो, देश के कुल बोए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर तोरिया या सरसों बोई जाती है ना? तोरिया व सरसों। तो तिलहन फसलों के अंदर मुख्य रूप से 4 फसलें यहां देखी गई है। तोरिया है, सरसों है, राई है, तारामीरा है। ये तिलहन फसलों के अंदर 4 फसलें मुख्य रूप से शामिल की जाती है ना? तोरिया, सरसों, राई व तारामीरा, ये प्रमुख फसलें हैं जो किस में शामिल होती है? तिलहन फसलों में शामिल की जाती है ना? इनको तिलहन फसलें यानी तोरिया व सरसों में ही इनको शामिल किया जाता है मुख्य रूप से। तो देश के 2.5% भाग पर तिलहन फसलें मुख्य रूप से जो तोरिया और सरसों है वो बोई जाती है। कुल तो है 14% भाग पे, लेकिन ये है 2.5। अगला प्रश्न, देश के सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस राज्य से होता है? तो राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान को आपको पता सरसों प्रदेश कहा जाता है। देश का 1/3 1/3 यानी लगभग 33.33% भाग जो है वो राजस्थान से होता है। तो राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहा जाता है और सर्वाधिक सरसों राजस्थान से प्राप्त की जाती है। राजस्थान में सरसों के लिए मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो ये वाला जो क्षेत्र राजस्थान का है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर वाला इलाका, जो पूर्वी भाग है राजस्थान का, ये सरसों उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो इसको भी आप मेमोराइज कर लेना। अगला प्रश्न है कि देश के किन राज्यों में सोयाबीन बोया जाता है? तो सोयाबीन मुख्य रूप से किस भाग में होगा? तो ये वही भाग आ जाएंगे मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश की ओर चलेंगे अपन। तो मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में सर्वाधिक सोयाबीन होता है और दोनों राज्य देश के कुल सोयाबीन का 90% उत्पादन करते हैं। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, है ना। राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर भी सोयाबीन होता है, थोड़ा गुजरात में भी सोयाबीन है, मुख्य रूप से बोया जाता है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में होता है। देश के कुल उत्पादन का कितना? 90%, है ना। 90% जो है वो प्रोडक्ट यहीं पर होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों कि कपास किस जलवायु का पौधा है? तो कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रमुख पौधा है। उष्ण कटिबंध का कपास पौधा है और मुख्य रूप से खरीफ की फसल है उत्तर भारत के अंदर। नरमा किसे कहते हैं? तो देश के पश्चिमी भाग में बोई जाने वाली अमेरिकन कपास को। कौन सी कपास को? अमेरिकन कपास, लंबे रेशे वाले कपास। क्या विशेषता इसकी? लंबे रेशे वाले, लंबे रेशे वाली जो कपास है उसको अमेरिकन कपास कहते हैं और ये उत्तम क्वालिटी की कपास मानी जाती है ना। इसको अपन क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं। विशेषकर पंजाब, हरियाणा में कपास को नरमा के नाम से ही पुकारते हैं। फिर देश के कितने प्रतिशत भाग पर कपास बोई जाती है? तो कुल बोए गए क्षेत्र के 4.7% जो भाग है उस पर कपास है वो बोया जाता है। अगला है भारत के प्रमुख रेशेदार फसलें। तो रेशेदार फसलों में 2 है, कपास और जूट। कपास और जूट। और कपास का उपयोग तो अपन देश में कपड़े बनाने में मुख्य रूप से है और जूट का उपयोग है दरी पट्टी है, बोरी है, थैले है, रस्सियां हैं आदि में इसका उपयोग होता है। और जूट उत्पादन में अपने बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल, वो सबसे टॉप पे है। देखते हैं आगे इसका प्रश्न भी आ जाएगा। भारत के किन राज्यों में कपास की कृषि होती है? तो पहले कपास की चर्चा अपन कर रहे हैं। तो 3 भाग कपास के भारत के अंदर है। कितने भाग? 3 भाग। कितने हैं? 3 भाग। कौन कौन से मुख्य रूप से? तो देखिए, एक तो है उत्तर पश्चिमी भाग।
उत्तर पश्चिम में आ गया पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान। उत्तरी राजस्थान में कौन से जिला आएंगे मुख्य रूप से? गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। यहां जो नहरी सिंचाई वाला क्षेत्र है मुख्य रूप से, यहां पर कपास की खेती होती है। फिर आ गया पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। और फिर दक्षिण क्षेत्र में आ गया तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनके पथरीले जो भाग है मुख्य रूप से, उस भाग में कपास होती है और कपास के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक लाभदायक है। कौन सी मिट्टी साथियों? काली मिट्टी कपास के लिए महत्वपूर्ण है। इस मिट्टी को रेगुर, रेगुर भी कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो यह मिट्टी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला देखिए प्रश्न है जूट के लिए। जूट का मुख्य उपयोग क्या है? तो मोटे वस्त्र, थैला, बोरे और अन्य सजावटी सामान मुख्य रूप से इसके अपन बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है विश्व में सर्वाधिक जूट कहां होता है? तो अभी मैंने बताया था कि इसका उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है। विश्व के अंदर कितना? 60%। संपूर्ण विश्व का जो 60% उत्पादन जूट का होता है वो अकेले भारत में होता है। हालांकि विभाजन के बाद बांग्लादेश जो है वो विश्व भारत से बंट करके साइड में चला जाता है दूसरे देश के रूप में। बाकी बांग्लादेश में भी जूट उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन भारत का बंगाल जूट उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल में किस राज्य में सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा मेघालय में थोड़ा बहुत होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, थोड़ा बिहार के पड़ोसी जिले, वहां थोड़ा सा उड़ीसा का पड़ोसी क्षेत्र है बंगाल का, वहां पे देखने को मिल सकता है। लेकिन सर्वाधिक कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। देश के कुल उत्पादन का 3/4 भाग अकेला कौन सा? पश्चिमी बंगाल करता है। तो 3/4 का मतलब कितना हो गया? 3/4, यानी 75% भाग। कितना हो गया साथियों? 75% भाग जो है उसका उत्पादन कौन करता है? जूट का पश्चिमी बंगाल स्टेट अकेला करता है, ठीक है। अगला भाग, गन्ना किस प्रकार की जलवायु में बोया जाता है? तो अपन गन्ने के लिए चलें तो गन्ना उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है जो आर्द्र और उपार्द्र जलवायु में मुख्य रूप से बोया जाता है। आर्द्र और उपार्द्र। आर्द्र क्यों चाहिए? क्योंकि गन्ने के अंदर सुक्रोज की मात्रा है, उसको बनाए रखने के लिए और उसका उत्पादन सबसे अधिक हो, इसके लिए गन्ने के अंदर को मुख्य रूप से आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए महाराष्ट्र की गन्ने है, महाराष्ट्र का जो गन्ना है उसकी उत्पादकता सर्वाधिक मानी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि पास में समुद्र है, अरब सागर है, तो उसके कारण जलवायु में नमी रहती है, तो उसमें सुक्रोज की मात्रा है वो अधिक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में गन्ना किन राज्यों में मुख्य रूप से बोया जाता है? तो भारत में गंगा सिंधु मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से गन्ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा पश्चिम में महाराष्ट्र, यहाँ का गन्ना सबसे अधिक उत्पादन देने वाला माना जाता है। इसके अलावा गुजरात और दक्षिण के अंदर कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वो स्टेट है जहां पर मुख्य रूप से गन्ने की खेती की जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व में 2018 के अनुसार ब्राजील के बाद पहला स्थान किसका हो गया? ब्राजील का। पहला किसका हो गया? ब्राजील का। तो ब्राजील के बाद में दूसरा स्थान है भारत का। कौन सा है? दूसरा स्थान। किसके बाद? ब्राजील के बाद। यहां विश्व का 19.76% कितना? 19.76% गन्ना जो है वो पैदा किया जाता है या उत्पादित किया जाता है। फिर सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश अकेला देश का 40% गन्ना उत्पन्न करता है। तो सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। कितना? राज्य का 40%। लेकिन गन्ना जो है उत्तम क्वालिटी का किस राज्य का होता है जिसमें सबसे अधिक सुक्रोज की मात्रा है? महाराष्ट्र का। यह भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में अपन चलते हैं, चाय में कौन से तत्व? अब चाय पेय पदार्थ आ गए अपने, चाय और कॉफी पेय पदार्थ है ना। तो पेय पदार्थ में अपन चाय और कॉफी की चर्चा मुख्य रूप से यहां पे करेंगे। तो चाय में कौन से तत्व है? तो दो तत्व है, कैफीन और टेनिन।
कैफीन और टेनिन, ये दोनों तत्व मुख्य रूप से किस में मिलते हैं? चाय में मिलते हैं। ठीक है, अगला है चाय की फसल या चाय मुख्य रूप से किस जलवायु का पौधा है? तो उष्ण कटिबंध का तो है ही, लेकिन इसमें आर्द्र और उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र, समझ गए, उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का यह पौधा है। आर्द्रता यानी निश्चित जल प्रवाह वाली जो मिट्टी होती है, ढालू मिट्टी, उसमें चाय की खेती होती है। फसल की रुकावट चाय की फसल के लिए भी हानिकारक होती है। ठीक है, और मुख्य रूप से चाय की जो पत्तियां होती है, उन पत्तियों को तोड़ करके उनको किण्वित करके सुखा करके उन्हीं से चाय जो है वो मुख्य रूप से बनाई जाती है। अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में मुख्य रूप से चाय बोई जाती है। भारत में चाय की कृषि कब और कहां प्रारंभ होती है? तो भारत में सबसे पहले चाय 1840 ईस्वी में असम में ब्रह्मपुत्र घाटी, असम स्टेट के अंदर ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ होती है और बाद में ये पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, 3 जिले पश्चिम बंगाल के आते हैं, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में भी प्रारंभ होती है। ठीक है ना, तो यहां मुख्य रूप से चाय। तो अब देखो चाय की कृषि वाले क्षेत्र कहां कहां आपको मिलते हैं। तो इसको यदि अपन भारत मानेंगे तो यह हो गया अपना असम। ठीक है, तो यहां, और यह हो गया अपने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और जलपाईगुड़ी वाला क्षेत्र। ठीक है ना, तो यहां सबसे अधिक चाय होती है। असम में क्या होता है? चाय की कृषि सर्वाधिक यहां पे मुख्य रूप से होती है। तो क्षेत्र पूछ ले तो आप इसको याद रखिएगा, कौन से भाग में मुख्य रूप से चाय की कृषि होती है। अगला प्रश्न देखो साथियों, अगला है कि भारत में विश्व की कितनी चाय, तो चाय का उत्पादन बहुत अधिक होता है भारत के अंदर। तो भारत चाय की के लिए प्रमुख उत्पादक है विश्व में। तो भारत विश्व की 21.22% चाय का उत्पादन करता है और चाय निर्यात में भारत का विश्व में चीन के बाद में दूसरा स्थान है और उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। चाय के उत्पादन में भारत प्रमुख देशों में गिना जाता है। हालांकि निर्यात हमारा कम है, उसका कारण है कि भारत के अंदर सबसे अधिक चाय का सेवन होता है ना। उठते चाय, दोपहर को चाय, गेस्ट आए तो चाय, इसलिए हम उपभोग बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए हम निर्यात बहुत कम कर पाते हैं। अधिकतर चाय की खपत अपने यहाँ के स्थानीय स्तर में हो जाती है। फिर है भारत के किन राज्यों में चाय की कृषि की जाती है। तो चाय अभी बताई मैंने, भारत में चाय का सर्वाधिक बोया गया क्षेत्र कहाँ मिलता है और उत्पन्न दोनों कहाँ मिलते हैं? असम स्टेट के अंदर। ठीक है, असम में, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी चाय की कृषि होती है। पश्चिम बंगाल के 3 जिले अभी बताए मैंने, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है और कूच बिहार, मुख्य रूप से यहाँ पर चाय की कृषि होती है। फिर तमिलनाडु जो है उसके पहाड़ी ढलान जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु के अंदर, उनके ढालों पर मुख्य रूप से चाय की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, कॉफी की प्रमुख किस्में कौन कौन सी है। तो कॉफी की किस्में यहाँ पे 3 मिलेगी साथियों। कितनी? 3 किस्म। कौन कौन सी? अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका 3 किस्में कॉफी की है। भारत उत्तम किस्म अरेबिका का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इनमें सबसे उत्तम कौन सी है? अरेबिका। तो भारत किस किस्म का उत्पादन ज्यादा करता है? अरेबिका किस्म का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो भारत उसका करता क्या है? निर्यात कर देता है। यानी भारत का जो कॉफी है उसके उत्पादन का अधिकतर भाग निर्यात कर देता है। भारत का कॉफी उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है भारत के कॉफी उत्पादन में। 2018 के अकॉर्डिंग विश्व के में जो कुल उत्पादन है उसका 3.17% भारत जो है उत्पादन कॉफी का करता है। ठीक है, तो कौन सा स्थान आता है भारत का? 8वां स्थान आता है। कॉफी में कौन सा आता है भारत का? 8वां स्थान। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत के कॉफी उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत में कॉफी उत्पादन के लिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये 3 स्टेट आ गए मुख्य रूप से। तो प्रायद्वीपीय भारत में अपन चलते हैं, यहां नीलगिरी की पहाड़ियां, तो यहां तमिलनाडु स्टेट आ गया, यहां केरल स्टेट आ गया और ये कर्नाटक आ गया। इस भाग में मुख्य रूप से कॉफी होती है। तो ये तमिलनाडु, ये केरल
और ये कर्नाटक। ठीक है, तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये मुख्य रूप से नीलगिरी। तो इन नीलगिरी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कॉफी का उत्पन्न होता है। ठीक है, तो तीनों स्टेट आ गए, कौन कौन से आ गए? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर होता ही है। अकेला कर्नाटक स्टेट सर्वाधिक पैदा कौन करता है? कर्नाटक स्टेट भारत के कुल उत्पादन का 2/3 ही भाग पैदा करता है, 2/3। कितना हो गया? 2/3 का मतलब 66.66%। ठीक है, ये सर्वाधिक उत्पादन कॉफी का कहां होता है? कर्नाटक के अंदर। कौन सा स्टेट कर रहा है? अकेला कर्नाटक। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये हो गई अपने भू संसाधन और कृषि है उसके अंदर प्रमुख है। फसलों के अंदर बात की अपन ने, मुख्य रूप से जो कृषि फसलें हैं उसमें चावल की बात की है, खाद्यान्न के अंदर गेहूं की बात की है, ज्वार की बात की, बाजरे की बात की, मक्के की बात की है। ठीक है, फिर दालों के अंदर चना और अरहर की चर्चा की, फिर रेशेदार फसलों में कपास और जूट की चर्चा की, फिर पेय पदार्थों में चाय और कॉफी की चर्चा की। यही फसलें मुख्य रूप से अपने सिलेबस में है। कौन सा भारत का स्टेट इनका उत्पन्न करता है और कितना करता है, और कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर ये फसलें बोई जाती है, आदि पहलुओं पर विस्तार से अपने चर्चा कर ली है। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेस यूट्यूब चैनल है उससे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब अवश्य कर ले साथियों, और अपना एप्लीकेशन भी है, वहां इनके नोट्स आपको टोटल मिल जाएंगे। तो सभी साथी है यहां से एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर ले। ठीक है ना, फिर मिलेंगे अगला, इसका पार्ट 4 और आएगा, जिसमें भारत में कृषि विकास जो है किस प्रकार से हुआ है और कृषि के अंदर सुधार कौन कौन से किए गए हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों।